are going to use this opportunity. So Why should they leave? Let's ask Mr. Ambekar. Ambekar Saab, Mr. Ambekar from the BJP. Ambekar Saab, namaskar. नमस्ते। Namaskar, sir. Jai Siya Ram. How are you, sir? जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो सर, नीट स्कैम को लेकर के ऑपोजिशन को अब लगता है कि किसी भी तरीके से एनडीए सरकार के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से दबाव बनाया जा सकता है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? एनडीए स्कैम में जो पॉलिटिकल लोग शामिल हैं, उसमें इनके राजद के जो नेता है बिहार के, उनके पीए का नाम आ रहा है और उसको अरेस्ट भी हुई है। तो मतलब उनको कुछ भी लगने दे, ये पॉलिटिकल स्कैम है और इनके लोग ही उसमें ज्यादा अग्रेसर है। तो ये सब बाहर आ जाएगा, जिसका जिसका नाम निकलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मोदी जी ने तो लोकसभा में बोला है कि जो भी गुनहगार पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा हो जाएगी। अंबेडकर जी, राहुल गांधी जी ने इनिशियल एड्रेस में ये कहा कि स्पीकर साहब, आप वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन को पार्लियामेंट में गूंजने दे, आप वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन को रोको मत, हम लोगों के आवाज लेकर पार्लियामेंट में आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा, वी आर द वॉइस ऑफ द पीपल, लेट हमको बोलने दो, हमारे आवाज पार्लियामेंट में सुनना चाहिए। आप तो आज राहुल गांधी जी ने फिर आरोप लगाया कि उनके माइक को बंद कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दे रहे, राहुल गांधी जो भी मुद्दे उठा रहे हैं आवाज नहीं गूंज रहा पार्लियामेंट में। तो ये किस प्रकार से, क्या लोकसभा में इनको बोलने नहीं देंगे? अंबेडकर साहब, यू आर स्टिफलिंग द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन। राहुल गांधी जी, उनका आवाज कोई भी दबा नहीं रहा है, कोई उसका कारण ही नहीं है। उन्होंने जब पार्लियामेंट्री रूल्स जो है उसको फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से बहस होगी तो उनका हर मुद्दे को हम सुनने को तैयार है। हम किसी का आवाज दबाने का कोई मंशा नहीं रखते और ना रखी है। इन्होंने गए विगत 10 साल में पार्लियामेंट के अंदर कितने दंगाई किया है वो तो सब नेशन ने देखा है ना, पूरे देश ने देखा है। तो इनका आवाज दबाने का कोई सवाल नहीं आता, वो खाली रूल्स को फॉलो करे, इतना ही बीजेपी का कहना है। सोनिया गांधी जी ने आज इंटरव्यू में कहा कि गांधी जी ने कहा कि दिस लोकसभा इलेक्शंस, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लॉस्ट पर्सनल, पॉलिटिकल एंड मॉरल डिफीट। तीनों डिफीट मोदी जी का है, पर्सनल, पॉलिटिकल और मॉरल। मोदी जी आम सहमति के उपदेश देकर टकराव बढ़ाने के बात करते हैं, टकराव और बढ़ा देते हैं। दिस पर्टिकुलर इलेक्शन, सोनिया गांधी जी का कहना है, पॉलिटिक्स ऑफ डिविसिवनेस, डिस्कॉर्ड एंड हेट्रेड हैव बीन रिजेक्टेड बाय द पीपल। ये लोगों का मैंडेट है, ये डिफीट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, सोनिया गांधी जी का कहना है। अंबेडकर साहब, जिन्होंने गए 10 इलेक्शन में कभी 240 सीट हासिल नहीं कर सके, उन्होंने क्या कहना है, वो कहने में क्या, उसमें दम क्या है? तो उन्होंने 2014 में लोगों का विश्वास जो था वो खोया ही था ना। तो उनको 99 सीट्स मिले करके उनको ऐसा लगता है कि उनके हाथ आबाल तक पहुंच गए, मगर वैसा कुछ नहीं है। मोदी जी अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, आगे के 5 साल में करेंगे। और मोदी जी ऐसे 240 सीट पे जीत के आए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है ये। और एनडीए 200 अच्छी सीट, अच्छे बहुमत से आई है और भी बढ़त होते रहेंगी उसमें। लोगों को मोदी जी की पॉलिसी पसंद है, जिस राजनेताओं को पसंद है वो ज्वाइन होगा, पब्लिक को पसंद है वो ज्वाइन होंगे। तो ये मोदी जी का कारवा है काम करने का, वो तो अखंड चलते रहेगा। लेकिन अंबेडकर साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी ने सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित रखा है विकास पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब जानते हैं, सबने देखा है पिछले 10 साल से। लेकिन आज की तारीख में सर, पहले दिल्ली का जो पुराना एयरपोर्ट का टर्मिनल था 2009 में जो बना था T1, वो गिर गया। हाल ही में जबलपुर में जो नया टर्मिनल बना, रिपेयर होकर के नया बना 450 करोड़ की कॉस्ट पे, जिसको मोदी जी ने खुद ने उद्घाटन किया था, जिसका मार्च 25 को, वो भी गिर गया। आज राजकोट का एयरपोर्ट टर्मिनल था, वो भी गिर गया। उसके अलावा बिहार में जहां पर आपकी सरकार है, 5 पुल ढह गए, 5 पुल ढह गए सर। ये क्या हो रहा है?
क्या कहेंगे इस विषय में? और यह भी कहा जा रहा है कि पूरे अयोध्या में पानी भर गया है और जो मार्ग जाता है सीधा राम मंदिर की तरफ उसमें भी पानी भरा हुआ है, गड्ढे पड़ गए हैं उसमें। अटल सेतु जो यहां पर बना है उसमें तरेड़ें पड़ गई हैं, वो तो हमने खुद देखी हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे सर, प्लीज? अटल सेतु की जो दरारें है वो उसमें जाने का जो एडजॉइनिंग रोड है उसके ऊपर गिर गई है। इसको जिसमें भराव डालते हैं उसमें तो ऐसे क्रैक्स जाते हैं, वो हर जगह पे जाते हैं, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। और दूसरी बात जो आपने एयरपोर्ट की बात की, 2009 का एयरपोर्ट जो है वो हमारे कार्यकाल से पहले हुआ था, ओल्ड भी हो गया रहेगा, तो वो गिर गया। जो नया एयरपोर्ट गिरा है उसकी जांच होगी। अभी कोई भी काम जो करना पड़ता है वो रिप्यूटेड एजेंसी को दिया जाता है, मगर उसमें कुछ कमियां रह सकती है, उसमें हम नकारते नहीं है। और उसकी पूरी जांच होके उसके आगे जो भी उसकी प्रिकॉशन लेना है वो प्रिकॉशन ली जाएगी, इतना ही हम कर सकते हैं। और सर अररिया का जो एक ब्रिज है, मानते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, वो सेंटर की उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो आपकी है ना सर। उद्घाटन के पहले गिर गया। मुझे लगता है नहीं सर, मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि हर एक की अपेक्षा ये है कि आपकी सरकार है सर, मोदी जी की सरकार है, और बिहार में भी नीतीश कुमार जी जरूर मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन चेहरा तो मोदी जी का है ना। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जिम्मेवार है वो उसका चेहरा नकाब जो है वो बिल्कुल बेनकाब होगा, सबके सामने होगा, और उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना ही होगा जरूर। और मोदी जी का भी यही इरादा है। प्रदीप जी, अंबेडकर साहब, खड़गे साहब ने आलोचना किया प्रेसिडेंशियल एड्रेस का। उन्होंने कहा कि आपने पूरा व्हाइट वॉश कर दिया है, जो भी इंसिडेंट्स हो गए उस चीज को आप हाईलाइट नहीं किए। रेलवे एक्सीडेंट हो गया वेस्ट बंगाल में, उसका वर्णन प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं है। आपने नीट जो स्कैम है उसको व्हाइट वॉश करके बहुत एक अच्छा प्रेजेंटेबल तरीके से पेश किया। फूड इन्फ्लेशन हाईएस्ट इन द पास्ट 8.5% के ऊपर है पिछले 4 महीने से, उस विषय में प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बिल्कुल बात नहीं की। जम्मू एंड कश्मीर जो टेरर अटैक्स हुआ, बार बार जो शांति भंग हुआ, उसके बारे में प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं है। तो ये मुद्दे एब्सोल्युटली एसेंशियल है। बोले फॉल्स क्लेम ऑन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में आपका फॉल्स क्लेम है, नथिंग इज राइट। अगर किसी ने कुछ जम्मू एंड कश्मीर में किया, कांग्रेस ने किया, पंचायत इलेक्शंस जो लास्ट बार कंडक्ट किया था वो कांग्रेस ने, उसके बाद इलेक्शन। तो कैसे देखते हो खड़गे साहब का इस कहना, आलोचना किया प्रेसिडेंशियल एड्रेस का? प्रेसिडेंशियल एड्रेस जैसा होना चाहिए जो राष्ट्र की आगे की इस सरकार की दिशा है, राष्ट्र को कहां पे लेके जाना है, उस दिशा का वर्णन उसमें रहता है। क्योंकि उसके ऊपर लोग जो है वो उसके आगे के इस सरकार के क्या कार्य रहेंगे उसके ऊपर ध्यान देते हैं, उस अभिभाषण के ऊपर। तो इसीलिए जैसा होना चाहिए वैसा है। अभी जो घटनाएं हुई है उसकी जांच चल रही है और उसके जो रिजल्ट आएंगे वो सबके सामने है। अभी तो ये इंफॉर्मेशन एज है, तो इसमें कोई भी घटना घटने के तुरंत बाद आप लोग पूरी दुनिया के सामने उस घटना को लाते हैं, तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस में उसका इंक्लूजन होने का कोई कारण मुझे दिखता नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस ये सरकार का आगे का रोड मैप क्या है इसका वर्णन रहता है, वो वर्णन अच्छी तरीके से माननीय राष्ट्रपति जी ने किया है। अंबेडकर साहब, एक छोटा सा सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश के ऊपर, उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र में आते हैं। उत्तर प्रदेश में भी 16 या 18 बार गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के जो पेपर हैं वो लीक हुए, जिसकी वजह से वो कैंसिल हो गए। तो ये क्या चल रहा है सर? मतलब इसके ऊपर आपको लगता नहीं है कि एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, एक नेशनल अप्रोच होनी चाहिए कि ये एग्जाम्स के पहले ही पेपर कैसे लीक हो जाते हैं? अंबेडकर साहब जी, इसके ऊपर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, धर्मेंद्र प्रधान साहब, इन्होंने इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट की एक कमेटी बनाई हुई है और इसके आगे वो हर एग्जाम पे अपना नजरिया रखेंगे। और दूसरी बात ऐसी है, जो अभी हुए इंसिडेंट्स है, तो मैं आपको बताता हूँ 5 साल में कम से कम 84 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, वो हर राज्य में हुए हैं। इसमें पर्सनल ग्रीड जो है लोगों का पैसे के तरफ, वो काम में मतलब वो मेन कारण दिखता है।
तो इसको तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, मगर जो सिस्टम है वो कैसे फुल प्रूफ हो, इसके लिए बहुत वरिष्ठ अधिकारियों की, जिनमें एक जो अभी रिटायर हुए शास्त्रज्ञ है, उनकी कमेटी बनाई गई है, 7 मेंबर्स है उसमें वेल नोन, तो वो सब मेंबर गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट एडवाइस देंगे और फिर सिस्टम में सुधार लाया जाएगा। वंडरफुल। सर अब आते हैं महाराष्ट्र की तरफ। अभी अभी बजट पेश हुआ जिसके अंदर आपने महिलाओं के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें अनाउंस करी, पेट्रोल और डीजल का भी दाम आपने कम किया, उसके अलावा 44 लाख शायद फार्मर्स के आपने लोन भी माफ़ किए। तो सर इस बजट के बारे में आपकी खुद की व्यक्तिगत राय क्या है, वो ज़रा बताएं प्लीज़। ये बजट मतलब बीच में जो समय गया था उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हो गई, उसके लिए बहुत आवश्यक बन गया था, इसके लिए ये बजट बनाया गया है। जैसा कि फार्मर डिस्ट्रेस जो है वो जो सामने आया है, उनको रिलीफ देने के लिए कोई पीक के लिए 5,000 का अनुदान दिया है, धान के लिए 1,000 रुपये का अनुदान दिया है, बाद में जो मिल्क प्रोडक्शन है गऊ के मिल्क के लिए 5 रुपये पर लीटर अनुदान दिया गया है। ये सब चीजें करनी चाहिए थी। और जैसी लाडली बहना योजना थी मध्य प्रदेश की, वैसे बहन के नाम पे एक योजना इस सरकार ने लाई है, जो कि अपनी जो माता भगिनी है उनको कोई रिलीफ देने का जरूरत था। ऐसे लाडली बेटी योजना तो पहले से ही चल रही थी, उसके बाद में कोई और निर्णय ऐसे जरूरी हो गए थे, उसके लिए ये बजट प्रेजेंट कर दिया गया और वह बहुत अच्छा बजट है। ऑल इंक्लूसिवनेस उसमें है और सभी वर्गों के लिए उसमें प्रोविजन है। अंबेडकर साहब, बात यह है कि राहुल गांधी जी ने स्पीकर साहब से मिले, बोले कि वी नीड टू डिस्कस ऑन द 3 लॉज जो आए, इंडियन सिविल सिक्योरिटी एक्ट, इंडियन जस्टिस कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इस पर बहस होना चाहिए बिकॉज विदाउट डिस्कशंस ये पास हुआ है, तो वी नीड टू डू इट नाउ। एलिगेशंस ये भी रखा कि आपने ऐसे एग्रीकल्चरल लॉज भी ऐसे पास कर दिया, सीए भी विदाउट डिस्कशन पास कर दिया है, आपने करीबन 25% ऑफ बिल्स यू पास्ड इन लेस देन 1 आवर बाय वॉइस वोट। तो राहुल गांधी जी का कहना है कि लोकतंत्र में नहीं चलेगा, लोकतंत्र में नहीं चलेगा, इसलिए स्पीकर साहब से डिस्कस करके कि इंप्लीमेंट करने से पहले ये 3 जो क्रिमिनल लॉज है उसको डिस्कस किया जाए ना। हाउ डू यू सी इट? इज अ वेरी जस्ट कॉज जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। अंबेडकर साहब, जब ये 3 लॉज लाए गए थे, बिल्स प्रोड्यूस किए गए थे, तो ये लोग बहिष्कार करके बाहर गए थे, तो उनको सस्पेंड किया था 97 को, सस्पेंड किया था 97 एमपीज को सर। हाँ, मगर उन्होंने जो हंगामा किया उसके वजह से सस्पेंड किया ना सर। वो कोई बिना कारण तो सस्पेंड नहीं करता है। जब कोई एक विशिष्ट चीज पे चर्चा चलती है, जैसा अभी आपने पहले डिस्कशन में कहा कि जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे चर्चा चालू है तो ये लोग नीट का चर्चा लाएंगे, जब और कोई चर्चा चालू है तो ये बोलेंगे मणिपुर पे चर्चा करो। तो इनके कहने के हिसाब से राज्यसभा का लोकसभा का कामकाज चलेगा नहीं। ये सीधा बीजेपी का मैसेज है। जो एज पर रूल्स जो विषय सामने आया हुआ है उसके डिस्कशन में आप सहभागी हो जाइए, फिर आपका एज पर रूल्स जो भी सुझाव रहेगा उसके हिसाब से चर्चा होगी। तो जब वो रूल अध्ययन करने के लिए तैयार हो गए तो अच्छे तरह से डिस्कशन हो गए। लेकिन अंबेडकर साहब, हमारा ही काम चलेगा, हमारा ही नियम चलेगा, ऐसा उनका कहना है, तो बिल्कुल होगा नहीं। लेकिन अंबेडकर साहब तकलीफ होने वाली है क्योंकि मंडे से ये नए कानून लागू हो जाएंगे 1 जुलाई से। अब यहाँ पर अब जो हमारे पुराने कानून हैं, जैसे 302 है, सबको मालूम है 302 क्या होता है, 498 सबको मालूम है क्या होता है, 305 सबको मालूम है क्या होता है, 307 सबको मालूम है क्या होता है। अब यहाँ पर तो जितने वकीलों से बात हुई है और तो और छोड़िए जजेस से भी बात हुई है सर, उनको भी याद नहीं है। सो मोर टाइम विल हैव टू बी गिवन फॉर दिस बिकॉज द कोर्ट्स आर गोइंग टू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फंक्शन। बहुत डिफिकल्टी होने वाली है सर। अलग अलग कानूनों के जो नंबर्स भी चेंज कर दिए हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, अब आज के बाद 124A के तहत यानी सेडिशन के तहत, देशद्रोह के कानून के तहत, जो पुराना अंग्रेजों का देशद्रोह का कानून था उसके तहत अब कोई भी गुनाह रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है साहब, नहीं होगा। 124A को बाहर कर दिया गया, उसकी जगह आप 150 ले आए और 150 तो और भी ज्यादा कड़क है। तो मेरा ये कहना है साहब
यहां पर तो बहुत तकलीफ होने वाली है, वेरी फ्रैंकली अंबेडकर साहब। ये कानून जब पारित किए गए उसको भी समय गया है ना सर। वकीलों को स्टडी करने के लिए बहुत सा समय बीच में दिया गया था। अभी आज भी वकील बोलेंगे कि हमारा स्टडी नहीं हो गया है, तो ये कैसे चलेगा? कानून क्या कल पारित हुए और आज लागू किया, ऐसा है क्या? उसके बीच में 6 महीने की गैप है ना सर। अंबेडकर साहब, बात यह है कि द कांग्रेस एंड द इंडिया अलायंस को लगता है कि उनको सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं रहा है। उनका ये कहना है कि आप स्पीकर और राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की बात किया, मगर असली इमरजेंसी आप लोगों ने इंपोज किया है। 146 एमपीज, जो कांग्रेस का लिस्ट है, 146 एमपीज हैज बीन सस्पेंडेड, दैट इज इमरजेंसी। आप माइक्रोफोन्स बंद कर देते हो, दैट इज इमरजेंसी। राहुल गांधी जी का 14 मिनट का स्पीच में 11 मिनट आपने बिरला जी को दिखा, ओम बिरला जी को, स्पीकर साहब को दिखा दिया, और सिर्फ 3 मिनट राहुल गांधी जी को दिखा दिया। प्रेसिडेंशियल स्पीच जब हुआ तो राहुल गांधी को सिर्फ 6 बार दिखा, मोदी जी को 73 टाइम्स, 73 टाइम मोदी जी को। तो एक एक आंकड़ा कांग्रेस सामने लेके आ रहे हैं और कह रहा है कि आप थ्रॉट कर रहे हो डेमोक्रेसी, आप लोकतंत्र को खात्मा कर रहे हो। इट इज नॉट द और इमरजेंसी पे आप दोष दे रहे हो। व्हाई डोंट यू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द इंडिया अलायंस? अंबेडकर साहब, टीवी पे कितने बार दिखाना, ये राज्यसभा टीवी के जो प्रमुख है उनका निर्णय है। वो कहीं भाजपा कोई उनका निर्णय लेता नहीं है कि हमको 83 बार दिखाओ, उनको 5 बार दिखाओ। उनका जितना कवरेज रहेगा उस हिसाब से दिखाएंगे। और उसमें मेरे को इतने बार दिखाना चाहिए ऐसा बोलना और उसको इमरजेंसी बोलना, ये बचपने जैसी बात है। उन्होंने जो इमरजेंसी लगाई थी उसका याद भी हम ना करें और हमको वो बोल रहे हैं कि तुम इमरजेंसी ला रहे हो, ये कैसे चलेगा? लोकतंत्र में आज की जो जनरेशन है उनको हम हर दम इमरजेंसी की याद देते रहेंगे। वो देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आज की पीढ़ी को वो मालूम होना चाहिए कि इन लोगों की काली करतूतें क्या है और आज ये क्या बात कर रहे हैं। ये संविधान का प्रति हाथ में लेके जा रहे हैं, जिस संविधान को इनकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने कितने बार बदला था और कैसे बदला था। जब 1986 में उन्होंने संविधान में सेक्युलर और ये वर्ड्स इंक्लूड किए, 76 में सर, 86 नहीं, 76 संसद में रखा था या 76 जेल में रखा था, इसके उत्तर उन्होंने भी देने चाहिए ना सर। सर 1976 में, 76 में, 86 सॉरी 76 में, 86 में तो जा चुकी थी सर। हाँ हाँ 84 में गई थी वो। जी, 1976 में जी। जब इन्होंने सोशलिस्ट एंड सेक्युलर दोनों शब्द लगाए गए थे। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर दोनों नहीं थे। क्या अपोजिशन संसद में थी? अपोजिशन जेल में बंद थी। तो ये जब डेमोक्रेसी था और वो इमरजेंसी नहीं था और इनको अभी हम बोलने दे रहे, उनको साथ में लेने चाह रहे, ये आ नहीं चाह रहे, तो इसको इमरजेंसी बोलना ये गलत है। उनका कहना ये है इमरजेंसी 50 साल पहले थी। आप अपने 10 साल के कार्यकाल के बारे में क्यों नहीं बात करते? जैसे अभी भी हेमंत सोरेन साहब को जमानत मिली है। हेमंत सोरेन साहब को जो जमानत मिली है, वो जो झारखंड हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा है उनके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। ये उंगली उठाते हैं सभी लोग आपके खिलाफ कि आप एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कि यहां पर तो कोई सबूत ही नहीं है, उनको तो जमानत मिल गई है, हाई कोर्ट ने जमानत दी है। यही चीज राउज एवेन्यू कोर्ट ने बोली थी अरविंद केजरीवाल के केस में, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने चलिए उसको स्टे कर दिया, और उसके एकदम बाद जब सुप्रीम कोर्ट में वो गए उसको चैलेंज करने के लिए, वहां पर सीबीआई पहुंच गई साहब कि चलिए साहब आपके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गया अभी। तो ये सब चीजों को देख करके बहुत क्रिटिसिज्म आता है सरकार का कि एजेंसियों का इस प्रकार का इस्तेमाल शायद ठीक नहीं है। अंबेडकर साहब, एजेंसियों का आपने ये दिया कि राउस कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने अपोज कर दिया, तो कोर्ट के सामने कुछ तो भी रहेगा, क्योंकि कोर्ट के काम पे ऊपर टिप्पणी करना हमें शोभा नहीं देता है। एवरी कोर्ट इज इंडिपेंडेंट। राउस कोर्ट का जो भी कहना रहेगा, उन्होंने फिर हम भी सवाल उठाने को जाएंगे, फिर रात को डिसीजन क्यों दिया ये भी सवाल आ सकता है। और दिल्ली हाईकोर्ट को कोई सबूत दिखा करके तो उन्होंने स्टे दिया, ये भी बात है। तो ये बात पे तो व्हाट अबाउट झारखंड सर? हेमंत सोरेन साहब के केस में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि इतने महीने हो गए हैं और अभी तक आप उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं ला पाए हैं, तो हेमंत सोरेन साहब को क्यों रखा गया वहां पे? वो तो हाईकोर्ट ने कहा है सर, लोअर कोर्ट ने नहीं कहा है।
नहीं तो लोअर कोर्ट के इधर केस चली, उन्होंने उनको अरेस्ट का परमिशन दिया, उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में गए, दिस इज प्रोसीजर ऑफ लॉ। तो लोअर कोर्ट को कुछ तो भी दिखा रहेगा करके उनको इतने दिन जेल में रहना पड़ा। जब हाई कोर्ट को केस आई तो हाई कोर्ट का एक ओपिनियन बना, लोअर कोर्ट का ओपिनियन अलग है, शायद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो और एक ओपिनियन बनेगा। तो ये तो कोर्ट प्रोसेस है, उसके ऊपर हम कुछ टिप्पणी करना और उसका इल्जाम और तीसरी गवर्नमेंट पे चीज लगाना ये गलत है। और तीसरी चीज अंबिका साहब, हमारे आदरणीय सामान्य बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, छगन भुजबल साहब और प्रफुल्ल पटेल साहब और अजीत दादा पवार साहब, उनको सब कुछ क्लीन चिट मिल गई है सर। जैसे ही वो महायुति में आए, कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है सर। कोर्ट से मिली ना सर, जी, कोर्ट तो का वो प्रोसीडिंग। वो जरा बताएंगे सर, मतलब उसके बारे में। सर कोई भी कोर्ट के प्रोसीडिंग के ऊपर हम सामान्य नागरिक जो है वो इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कोर्ट का ओपिनियन है। अभी उसी कोर्ट ने इनको पहले समझो भुजबल साहब को जेल में रखा था, तो आपने कोई शंका किया क्या उसके ऊपर? नहीं किया। तो उसी कोर्ट को आज लगा कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं है या लैगिंग है या अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं किया है, तो कोर्ट का जो रूल है वो कोर्ट का रूल है, वो रूलिंग अपने को स्वीकारना पड़ेगा। सिंगल जी। सिंगल एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया है। इंडिया अलायंस कह रहा है राजा का डंडा है, राजा का डंडा नहीं चलेगा। इट इज अ सिंबल ऑफ मोनार्की। आप टुडे वी आर लिविंग इन एज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं, तो सिंगल का कोई जगह नहीं है। सिंगल राजा का डंडा है। इट टॉक्स अबाउट अ डिफरेंट वर्ल्ड वेयर देयर वाज नो रूल ऑफ लॉ एंड वेयर द किंगशिप। तो ये सिंगल पे आलोचना कैसे देखते हो आप? मोदी जी ने कहना है कि अमृतकाल का निशान है। अंबेडकर साहब, सिंगल ये 100% अमृतकाल का निशान है। और सिंगल जब लाया गया था तो अपने कल्चर में जो अच्छी तरह से जब रूल चला था और अपना जब सुवर्ण काल था तभी का वो सिंबल है। और वैसा आप देखने को जाए तो अशोक चक्र क्या है, वो भी एक राजा का ही सिंबल है ना सर। तो राजा उस जमाने का जो राज्य पद्धति था उसको आज चैलेंज करके क्या होगा? आज अपना डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, डेमोक्रेटिक रूल है, उस टाइम में राजा का ही रूल चलता था। तो सब जगह पे ये रहता है, अपनी विरासत को सम्मान देना, अपनी विरासत को आगे बढ़ाना, दुनिया के सामने लाना, ये उसके बीच में का उद्देश्य है। और ये आज नहीं लगा है, ये सिंगल लगाने के और उसमें इंस्टॉल करके बहुत दिन हो गए, तब से वो बात निकली नहीं। आज थोड़ी सी संख्या बढ़ी और जो एक उत्साह आया है इनको, क्योंकि पिछले 6 इलेक्शन से ये हारते आए थे और अभी 99 आया, उल्टा ग्राफ हो गया। तो इनको कुछ ना कुछ मुद्दा डिस्कस करते रहना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम काम कर रहे, कुछ कर रहे करके। और इनकी जो ये वोट बैंक है वो तो सिंगल के अगेंस्ट है, तो उनके वोट बैंक को कमिटमेंट करके उनके वोट के ऊपर ये सब चुन के आए हैं, तो उनको खुश करने के लिए ऐसे मुद्दे निकालते हैं। लेकिन जहाँ तक सिंगल का सवाल है, बाय द वे, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है क्योंकि वी आर आई एम एन एडमायरर एंड सो इज मिस्टर नाम्बियार ऑफ मिस्टर मोदी, इसलिए बोल रहे हैं सिंगल जो है सर, वहाँ पर मुझको ऐसा लगता है कि क्रिटिसिज्म गलत है। इनफैक्ट जो आपने अभी भी बात कही ना, जो अशोक चक्र को लेकर के और 3 शेरों को लेकर के, जो भारत सरकार का जो सिंबल है वो तो महाराज अशोक का सिंबल है सर। सिंगल जो है वो राजदंड उसको क्यों कहा जाता है? वो राजदंड इसलिए कहा जाता है कि राजा को यह कहा जाए कि आपको हर एक के साथ न्याय करना है, इसलिए यह सिंबल आपके सर पर है। दैट इज इट, दैट यू हैव टू justify your existence and do justice to everybody. That is the significance of the symbol. So I think perhaps the opposition, may have been misinformed, or maybe they are deliberately trying to corner you on everything. ये भी हो सकता है अंबेडकर साहब। यस, बराबर है। उनकी जो वोट बैंक है, जिसके बढ़त पर वो, जिसके दांव पर वो चुन के आए हैं, उस वोट बैंक को सामने रख के वो हर एक मुद्दा उठाएंगे, उसमें ये सिंगल का मुद्दा बराबर बैठता है। लेकिन जहां तक सिंगल का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से इसका विवरण देना चाहिए, सबको बताना चाहिए। ये सिंगल जो राजदंड जो है, जो राज कर रहे हैं उनके इस्तेमाल के लिए नहीं है, उन पर इस्तेमाल के लिए है।
ये दोनों चीज में फर्क है सर। तो ये जो न्याय का सिंबल है, वो राजदंड जो है वो न्याय का सिंबल है, वो के छोटे से छोटे शख्स के साथ न्याय होना चाहिए, इसलिए वहां पर सिंबल रखा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय के बारे में अगर कुछ ज्यादा बातचीत हो तो एवरीबॉडी विल नो। प्रदीप जी। सीरियस। जी आप कुछ बोल रहे थे सर, प्लीज बोलिए। नहीं, जरूर करेंगे इसके ऊपर बात, आपका मुद्दा सही है। क्योंकि सर इस पे क्या है कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, और हो भी गया है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ है, वो हुआ है। जी प्रदीप जी। अंबेडकर साहब, अनएम्प्लॉयमेंट बार बार कांग्रेस इंडिया अलायंस हाईलाइट कर रहे हैं कि इट्स अ बिग इशू। आप देखोगे कांग्रेस का जो स्टैटिस्टिक्स पिछले 7 इयर्स कांग्रेस का स्टैटिस्टिक्स है, 18 lakh small business has shut down. Congress statistics taken from probably the government records. 18 lakh small business have shut down. 54 lakh jobs, people have lost jobs. 54 lakh का आंकड़ा है। अगर ये आंकड़ा जिस प्रकार से कांग्रेस से ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स लास्ट 7 years, then it is a matter of concern. अंबेडकर साहब, ये डेफिनेटली पार्लियामेंट बहुत बड़ा इशू है। Apart from price rise, inflation, unemployment and jobs being shut down is a big issue. अंबेडकर साहब। हाँ, ये बड़ा मुद्दा तो है। जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी उससे इंटीग्रेट हो गई है, और थोड़ा सा अपन ये भी सोचना चाहिए कि पूरी इंडस्ट्री है ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। अभी बीच में आपने और हमने गुजरात के एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के बारे में बात किया था, जिसमें एक जॉब के पीछे कितना मैं दूसरे चैनल पे बात किया था, एक जॉब के पीछे कितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया। तो मैंने उसमें यही बताया था कि वो टेक्नो सेवी जो बिजनेसेस है उसमें मैन पावर कम होगा, रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, ये सब आने वाली चीजें है। तो वही इंडस्ट्री का जो मैनुअल प्रोसेसिंग रहेगा वो रोबोटिक्स में या हाई टेक्नोलॉजी में जाने से जॉब कम हो गए और हुए हैं। ये बात हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो बात एक्सेप्ट करके जॉब क्रिएशन के ऊपर ये शासन जरूर प्रयास करेगा। तो अंबेडकर साहब कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा तो नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स और बाकी सब चीजें अभी इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, अभी हो रही है ना। ये स्मार्टफोन जो है फॉर एग्जांपल, व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज नॉट एज इफ दिस इज एनी डिफरेंट। द वे वी आर टॉकिंग राइट नाउ, हम और आप जिस तरीके से अभी बात कर रहे हैं गूगल मीट के ऊपर, दैट वाज अनथिंकेबल 10 years ago। 10 साल पहले तो आपके घर पे हमें वो भी भेजनी पड़ती, ना जाने पूरा उसका ड्राइवर होता, उसका एंटीना सेट होता, उसके साथ एक इंजीनियर जाता, ना जाने बहुत चीजें और क्या होती। तो कहने का मतलब ये हुआ। और आज एक छोटी सी चीज ले लें, जैसे कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर जो है वो भी तो इस्तेमाल की चीज है ना। पहले मुंशी जी बैठा करते थे, एक एक नंबर को दोबारा चेक करते थे, तीसरा आदमी चेक करता था, फिर चौथा आदमी चेक करता था बैंक में। अभी तो एकदम सीधा कंप्यूटर पे आ जाता है कि ये ठीक है कि नहीं है। मेरा ये कहना है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो विद्या का लेवल है, एजुकेशन का जो लेवल है, वो बढ़ाना पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान में, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको इन सब चीजों का सामना ना करना पड़े, so that they can create jobs for themselves, newer and newer jobs in newer and newer areas which we have not even thought of. Because if we go by the traditional method, अगर पारंपरिक तरीके से हम लोगों को नौकरी देने की कोशिश करें तो सर हम फेल हो जाएंगे। We will not be able to give. आप आगे बताएं अंबेडकर साहब। सही बात है, आपका सोच एकदम परफेक्ट है। और प्रधानमंत्री जी ने गए 3-4 साल से इसके ऊपर जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ऐसा एक उदाहरण दिया है। उसके बाद में जो इन डिमांड टेक्नोलॉजीज है, नए नए टेक्नोलॉजीज है, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया है। जैसा आपने सोचा रहेगा या सुना रहेगा, तो ड्रोन दीदीज है, जैसे उन्होंने 15,000 ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन सिखाकर उनको ड्रोन का उपयोग करना सिखा और उनको रोजगार देने का कोशिश किया। वैसा उन्होंने लखपति दीदी करके एक प्रोग्राम ढूंढा है। वो प्रोग्राम में 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार मिला है, और इसके आगे 2 करोड़ और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। जैसा उन्होंने अभी रूफटॉप सोलर का सिस्टम निकाला है, उसमें उन्होंने मुफ्त बीज देने से रूफटॉप सोलर बिठाने का क्यों कोशिश किया कि रूफटॉप सोलर बिठाने में कोई जॉब क्रिएशन होगा, ये सोलर की फैक्ट्री चलेगी, और फिर उनको लाइफ लॉन्ग उनको फ्री में बिजली मिलेगी। तो ये जो सोच है प्रधानमंत्री जी की, ये रोजगार को ध्यान में रखते हुए ही
वो हर प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, वैसा आगे भी करेंगे। और रोजगार की जो स्थिति अभी बिगड़ी हुई है या पॉपुलेशन बढ़ने से जो कम रोजगार जो उपलब्ध है वो पूरे नहीं पड़ रहे, तो उसके ऊपर वो जरूर ध्यान देंगे। But by the way, Ambedkar Saab, sorry Pradeep ji, I know you wanted to ask No, a no, question, that's but this is really effectively the last question. So I still don't know why the BJP criticizes Pandit Nehru so much. Because the kind of criticism Mr. Modi is facing right now is exactly the kind of criticism Pandit Nehru used to face. ठीक है, 1962 में Pandit Nehru failed. There was a huge blunder. It was called a Himalayan blunder, especially with regard to China. And Article 370, we can keep, we can continue to whatever. And number two, 1948 में जो पाकिस्तानी रेडर्स अंदर आए, वहाँ पर Major of course, General Karepa was the COAS. Thimaiya should have been allowed to go and reconquer our territory, but that's a separate issue. जब पंडित नेहरू ने भिलाई स्टील प्लांट की बात करी, हीराकुड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात करी, भाखड़ा नंगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात करी, जो आज मोदी जी के खिलाफ क्रिटिसिज्म आ रहा है, एग्जैक्टली वही क्रिटिसिज्म नेहरू जी के खिलाफ भी आया था। लेकिन आज की तारीख में आप खुद सोचिए सर, अगर भाखड़ा नंगल डैम नहीं होता, आज हम कहां होते? तो जब भी कोई नई चीज आती है उसके खिलाफ तो क्रिटिसिज्म होता ही है। सो आई थिंक परहैप्स दिस इज माय सजेशन, मे बी if the BJP started to appreciate Pandit Nehru, maybe things might be different. That's my opinion. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरा बताएं सर प्लीज। सर, जो चीजें अच्छी है उसको अच्छी बोलना चाहिए, जो चीजें गलत हुई है उसको गलत बोलना चाहिए। आपने प्रधानमंत्री जी का नए संसद भवन के उद्घाटन का स्पीच सुना रहेगा। तो आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए जिसमें नेहरू जी का उन्होंने पहला उल्लेख किया, क्योंकि वो पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी जो अच्छी चीज है उसको गिनाई उन्होंने। वो मौकेजन ऐसा था कि उसमें अच्छी बात करनी चाहिए थी, तो उन्होंने फुल प्रेस फॉर नेहरू उन्होंने खुद किया है, वो मैंने खुद सुना है। तो ऐसा जिस ओकेजन में जैसा चीज बोलना चाहिए वैसा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। और मैं फिर वापस से बोलना चाहता हूँ कि नेहरू जी की जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी चीजें हम जरूर मानते हैं, मगर जो उनके लॉन्ग लास्टिंग जो भारत के ऊपर विपरीत परिणाम करने वाले डिसीजंस है, जैसा पार्टीशन है, पार्टीशन के टाइम हुआ हिंदुओं की हत्या है, ये सब चीजें हमको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आगे के पीढ़ी को ये जो उनकी बैड लीगेसी है उसको हम दिखाएंगे नहीं तो वो चलता नहीं है, उनको हमको उद्बोधित करना ही पड़ेगा। दैट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, वो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि पूरी कांग्रेस में भी सिर्फ एक ही शख्स था जो पार्टीशन के खिलाफ था और उसका नाम था महात्मा गांधी, और कोई नहीं था। एवरीबडी एल्स एग्रीड बिकॉज whatever be the reason, one of the reasons was of course all of them were old men, they had already suffered a few heart attacks, they didn't want to continue agitating for the rest of their lives. But मुझे ऐसा लगता है सर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, उसके ऊपर कभी आपसे बैठ करके कभी चर्चा करेंगे पार्टीशन के ऊपर। We'll have a long discussion on it. But in the meantime, thank you very much, sir, for joining us. Great pleasure, as always, talking to you. Namaskar. Jai Siya Ram, Har Har Mahadev. जय सिया राम। So, sir, all I'm saying is, because this thing about Nehru has become a joke. That's why I mentioned it. Because you're still Nehru, Sardar Patel, Ambedkar. क्योंकि अभी भी अगर आप नेहरू की बात करेंगे तो जैसे अभी भी मैं ट्विटर के ऊपर देख रहा था कि वो जो राजकोट के एयरपोर्ट की छत जो गिरी है, अब वहां पे हर एक कोई लिख रहा है नेहरू मस्ट रिजाइन, यू नो। राजकोट के एयरपोर्ट की जो छत गिरी है, नेहरू जी को बोलिए अपना इस्तीफा दे दें, वो मोदी जी को काम नहीं करने दे रहे। तो मतलब मेरा ये कहना है कि तो मजाक बन गया है, वेरी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। बट I hope the BJP listens. I hope there is more maturity. So anytime the Congress raises the issue of लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जी, the BJP NDA will raise the emergency. Yes, they will raise the emergency. And Indira Gandhi. And Netaji, Subhash Chandra Bose, Ambedkar, all the Sardar Patel, issues. The problem with the Congress is that they don't even know how to reply. After all, do remember Netaji Subhash Chandra Bose called the man who effectively drove him out of the Congress, namely Mahatma Gandhi, father of the nation. Yes, sir. In a Singapore broadcast, the name father of the nation to Mahatma Gandhi was given by
Netaji Subhash Chandra Bose himself. But then that's a separate discussion. And why should we run covering fire for the Congress? Anyway, that's their problem.